अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दाखिल हो रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 2 में। और आज इस क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट मनी आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक रहेगा। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के उस मरहले का आगाज है जहां हम इंडिकेटर्स पर इन्हसार खत्म करके जहां हम लोग इंडिकेटर्स पर इन्हसार खत्म करके मार्केट को एक नए जाविये से समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो जाविया है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और मालियाती इदारे इस्तेमाल करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग तीन अहम मौजुआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि हम लोग ट्रेडिंग में खरीदने या बेचने का फैसला कैसे करते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास मेन पॉइंट हमारा मौजूद है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। और नंबर 3 पे हमारे पास मौजूद है कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं, उनका तारुफ और उनकी तफसील से आप लोगों को मुकम्मल आगाह करने की कोशिश करूंगा। याद रहे मैंने तमाम स्टूडेंट्स से कल रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स बेसिक से ज्वाइन हुए हैं। सो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बेसिक के स्टूडेंट्स की तरह लेकर चलूंगा। सो आप लोगों ने माइंड नहीं करना कि सर तो प्रीवियस चीजों को ही रिवाइज करते जा रहे हैं। अभी आज हम लोग जो है वो अपना इसको डिस्कस करते हैं, कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो फिर मेनली अपने स्ट्रक्चर पर अपने जो है वो चार्ट पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पिछली क्लास का खुलासा। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि अब हम मार्केट में इंडिकेटर्स पर इन्हसार नहीं करेंगे बल्कि खुद मार्केट के चार्ट को देखकर फैसले करेंगे। हमने तय किया था कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्राइस की पुरानी नकलो हरकत को देखकर हम मार्केट की अगली हरकत का अंदाजा लगाएंगे। अब जब हम लोग इंडिकेटर छोड़ रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर हमारे जहन में सवाल आता है कि अब हमें मार्केट में खरीदने या बेचने का फैसला कैसे करना है। क्योंकि पहले तो हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते थे। इंडिकेटर्स हमें सिग्नल देते थे कि आप लोग मार्केट के अंदर बाय करें या सेल करें। लेकिन क्योंकि अब हम इंडिकेटर्स को छोड़ रहे हैं और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट पर मार्केट की नकलो हरकत को देखकर ट्रेड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने खरीदने या बेचने का फैसला कैसे करना है। बेसिक कोर्स में ये काम निस्बतन आसान था, बहुत इजी था, क्योंकि वहां आप लोग आरएसआई इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे थे। इस इंडिकेटर में 70 और 30 के लेवल्स की बुनियाद पर ट्रेडिंग के फैसले किए जाते थे। अगर लाइन 70 को टच करती थी तो आप लोग सेल करते थे, और अगर मार्केट की सॉरी इंडिकेटर की ये लाइन 30 के एरिया को टच करती तो ये मुमकिन बाय का एरिया तस्वुर किया जाता। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी ये मार्केट में हरकत आने के बाद सिग्नल देता है। सादा लफ्जों में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो हमारे पास जो आरएसआई इंडिकेटर है ये मार्केट को नहीं चलाता, बल्कि ये मार्केट की नकलो हरकत को मार्केट के चार्ट पर जो मूवमेंट हो चुकी होती है उसको कॉपी करके हमें सिग्नल दे रहा होता है। दैट्स वाई अब हम लोग मजीद आरएसआई को यूज नहीं करेंगे। उस तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म कीजिएगा काइंडली क्या आप लोगों को आवाज आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर राइट कर रहे थे कि सर आवाज का आई थिंक सो इशू है। सो प्लीज कंफर्म कर दें, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है, आवाज का कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। ये जिन स्टूडेंट्स के पास आवाज का इशू है काइंडली वो अपना इंटरनेट चेक करें। मेरी तरफ से क्लियर है। अगर मेरी तरफ से ये इशू होगा तो ये तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो बर्दाश्त करना होगा, ना कि किसी सिंगल जो है वो स्टूडेंट को। आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी ये मार्केट को नहीं चलाता, बल्कि मार्केट के चार्ट के अंदर नकलो हरकत होने के बाद ये हमें सिग्नल देता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम लोग बर वक्त एंट्री नहीं ले पाते, कई अच्छे ट्रेडिंग के मौका हम लोग जो है वो मिस कर देते हैं, या लेट एंट्री होने की वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को आरएसआई इंडिकेटर्स की बुराइयां बताने पर लगा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, अगर आरएसआई इंडिकेटर्स को हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं करना था तो बेसिक के अंदर हम लोगों ने इसको सीखा ही क्यों? अब हम लोग जब एडवांस जो है वो लेवल पर आ चुके हैं,
तो एडवांस लेवल के अंदर हम आरएसआई को छोड़कर मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बेसिक के अंदर आरएसआई इंडिकेटर को सीखा ही क्यों था? आरएसआई को हमने बेसिक कोर्स में सिर्फ डेमो और सीखने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि आप मार्केट से वाकिफ हो सकें और इस फील्ड में इब्तदाई कदम रख सकें। यही वो वक्त होता है जब आप आरएसआई इंडिकेटर आसान इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं कि आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है। आप लोग सीखते हैं कि लॉट साइज क्या होती है। आप लोग टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना सीखते हैं, बाय लिमिट सेल लिमिट। ये सारी चीजें आप आरएसआई जैसे सादा इंडिकेटर के साथ सीखते हैं। अगर स्टार्ट के अंदर ही हम लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस और दीगर जो है वो चीजों का बताना स्टार्ट कर दें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग जो है वो अपना फॉरेक्स की स्पीड में कदम नहीं जमा सकेंगे। सो स्टार्ट के अंदर आप लोगों को इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप फॉरेक्स की स्पीड में अपने कदम जमा सकें, आप फॉरेक्स की बेसिक चीजों को सीख सकें, और फिर जब आप लोग एडवांस में प्रमोट हों तो आप लोगों को एडवांस चीजों के बारे में बताया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में स्कूल में जाते हैं तो सीधा पहली या दूसरी क्लास से आगाज नहीं करते। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम फर्स्ट क्लास में चले गए, सेकंड में या थर्ड में। हमेशा क्या होता है कि हम लोग नर्सरी से शुरू करते हैं, और नर्सरी में हम लोग जो है वो मुख्तलिफ ड्राइंग्स जो है वो अपना वहां पर करते हैं। वहां पर जो है वो डिफरेंट अल्फाबेट सीखते हैं, जो कि बाद में बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन बुनियाद वही होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाते हैं तो सीधा हम लोग सेकंड क्लास में थर्ड क्लास में प्रमोट नहीं हो जाते। हमें जो स्टार्ट करना होता है वो नर्सरी से करना होता है। बिल्कुल इसी तरीके कार से ट्रेडिंग में बिगिनर के लिए आरएसआई एक सादा और बुनियादी रास्ता है, ताकि आप मार्केट को समझ सकें, मार्केट के अंदर अपने कदम जमा सकें। और जब आप लोग यहाँ पर अपने कदम जमा लें तो फिर हम लोग स्लोली स्लोली एडवांस तरीके कार की तरफ प्रमोट होते थे। आरएसआई की वाजह कुछ कमजोरी हैं, ये मार्केट की मूव के बाद सिग्नल देता है, कभी कभार फेक सिग्नल्स भी देता है। सिर्फ एक इंडिकेटर पर इन्हिसार करना नुकसानदायक हो सकता है। अब वक्त है अगला कदम उठाने का, और वो है कि अब आप लोग एक एडवांस तरीकेकार, एक एडवांस मेथड जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, उसका आप इस्तेमाल करें। आप लोग इंडिकेटर को छोड़कर मार्केट के अंदरूनी स्ट्रक्चर को समझें। यानी आप लोग चार्ट को एनालाइज करके ये जाने कि मार्केट कैसे हरकत करती है, किन पॉइंट्स पर कीमत पलटती है, और बड़ी अथॉरिटीज या बड़े बड़े इदारे कैसे चालें चलते हैं। इसलिए अब हम लोग सीखेंगे एसएमसी को, जो कि हमारा एक एडवांस मेथड है, एडवांस तरीकेकार है, जिसके थ्रू हम लोग अब मार्केट के अंदर ट्रेड करना, चार्ट को एनालाइज करना शुरू करेंगे। एसएमसी हमें सिखाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ मौजूद है, इदारे कीमत को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, हमें कब कहाँ और क्यों एंट्री लेनी है, या मार्केट से बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है। यही वो तकनीक है जो प्रोफेशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और बैंक इस्तेमाल करते हैं। मार्केट एक गहरा समंदर है, और आरएसआई वो कश्ती है जो आपको इसके किनारे तक पहुंचाता है। आरएसआई वो कश्ती है जो आपको मार्केट के जस्ट किनारे तक पहुंचता है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो एसएमसी है, एसएमसी ही बेसिकली वो इल्म है जो हमें समंदर की गहराइयों में लेकर जाता है और हमें डूबने नहीं देता। यही वो इल्म है जो प्रोफेशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और बैंक इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा खुद पर यकीन रखें, सीखते रहें और इस सफर को दिल से जारी रखें। अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपकी ट्रेडिंग एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। जी स्टूडेंट, ये था हमारा एक बेसिक इंट्रो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोगों ने स्टार्ट के अंदर आरएसआई इंडिकेटर क्यों इस्तेमाल किया, और अब हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को क्यों छोड़ रहे हैं। आरएसआई इंडिकेटर मार्केट को नहीं चलाता। याद रहे, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है लीडिंग और एक होता है लैगिंग। लीडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक जो है वो बस की। तो बस का जो ड्राइवर होता है वो बस को लीड कर रहा होता है, चला रहा होता है। और जो बस का कंडक्टर होता है वो उसके पीछे उसको जो है वो हरकत देख के नेक्स्ट जो है वो गाड़ी को बढ़ता हुआ देखकर पिछले मुसाफिरों को अपडेट करता है। अब जो हमारे पास उसका कंडक्टर है
वो लैगिंग है, वो लीडिंग नहीं है, यानी वो बस को नहीं चला रहा। बस को कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। जो हमारे पास कंडक्टर है वो तो ड्राइवर की नकलो हरकत देखकर हमें अपडेट देता है। सेम इसी तरीके का से हमारे पास जो है वो ये जो RSI इंडिकेटर है, ये लैगिंग इंडिकेटर है, यानी ये मार्केट को नहीं चलाता, बल्कि मार्केट के अंदर जब एक्चुअली चार्ट में मूवमेंट होती है तो देन ये उस मूवमेंट को देखकर हमें अपडेट करता है, हमें आगाह करता है, और इसकी ये अपडेट काफी लेट होती है और इसकी एक्यूरेसी, कामयाबी की शरह भी ज्यादा नहीं होती। अब आप लोगों को समझ आ गया? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को समझ आया कि हम लोगों ने बेसिक के अंदर RSI इंडिकेटर क्यों यूज किया था, और अब हम RSI इंडिकेटर से आगे एडवांस स्ट्रेटेजी, एडवांस टेक्निक की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ये तो आपके जनरल नॉलेज के लिए था, जिसका आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एडवांस तरीकाकार है, एडवांस मेथड है, एडवांस स्ट्रेटजी है, एक्चुअली ये है क्या, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अभी हम लोग जस्ट अपने इस मेथड की तारीफ को समझेंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अगली क्लासेस में अब इसका इस्तेमाल करके चार्ट को एनालाइज करना, यानी ये जो चार्ट होता है इसको पढ़ना सीखेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना बगैर किसी इंडिकेटर के हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं RSI इंडिकेटर को, कि RSI इंडिकेटर क्या, सॉरी, अब हम डिस्कस करते हैं SMC को, कि SMC ये जो हमारा एडवांस तरीके का एडवांस मेथड है, इसका क्या मतलब है, और ये कैसे जो है वो हमारे पास काम करता है। SMC ये जो है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी लॉन्ग फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े मालियाती इदारे, यानी ये जो बड़े बड़े मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशनल होते हैं, या बड़े बड़े जो मार्केट के अंदर मगरमच्छ या इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसका डेली बेस का ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रिलियन डॉलर्स है। सो इसके अंदर ट्रिलियन डॉलर्स, दो दो चार चार पांच पांच डॉलर, ये सौ सौ पचास पचास डॉलर्स करके नहीं होते, बल्कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बैंक्स, बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स, और बहुत बड़े बड़े सरमायाकार ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से इसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रिलियन डॉलर्स होता है। सो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बड़े मालियाती इदारे, यानी बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बैंक्स, हेज फंड्स और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को किस तरह से हरकत देते हैं। इन इदारों को स्मार्ट मनी कहा जाता है क्योंकि इनके पास सरमाया ज्यादा होता है, जदीद टेक्नोलॉजी और मार्केट की गहरी मालूमात होती हैं, जिसकी वजह से वो कीमतों में तब्दीली और मार्केट की कीमत पर असर डाल सकते हैं। और ये स्मार्ट मनी, यानी इन बिग प्लेयर्स के ही फुटप्रिंट्स को कॉपी करना, इन बिग प्लेयर्स के साथ ही ट्रेड करना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहलाता है। यानी ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इनके तरीकेकार को फॉलो करते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड करना, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहलाता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं फॉरेक्स के, उनको बोला जाता है स्मार्ट मनी। और ये जो तरीकेकार इख्तियार करते हैं, इन्हीं को कॉपी करके करने की कोशिश करना, इनके फुटप्रिंट्स को देखकर इनके पीछे चलने की, सेम इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की जो है वो कोशिश करना, ये हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहलाता है। SMC बुनियादी मकसद मार्केट में ऐसे अहम पॉइंट्स या प्राइस जोन्स को पहचानना होता है जहां ये बड़े इदारे खरीदो फरोख्त करते हैं। जब एक छोटा ट्रेडर इन पॉइंट्स को समझकर उनके साथ ट्रेडिंग करता है, तो वो बेहतर वक्त पर एंट्री ले सकता है और अपने कामयाब होने के इम्कान को बढ़ा सकता है। देखो, इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। मार्केट में मौजूद बड़े बड़े मगरमच्छों को, अब मगरमच्छों में आप समझ लो हर बड़ा इन्वेस्टर, मार्केट में मौजूद बड़े बड़े मगरमच्छों को स्मार्ट मनी कहा जाता है। स्मार्ट मनी जो तरीकेकार इख्तियार करती है ट्रेड के लिए, उसी तरीकेकार को इस्तेमाल करते हुए चार्ट को एनालाइज करना, चार्ट को पढ़ना, चार्ट को समझना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहलाता है। यानी SMC का बुनियादी मकसद ये हुआ
कि हम लोग मार्केट के अंदर ऐसे पॉइंट्स या ऐसे जोन्स को पहचानने की कोशिश करते हैं जहां ये बड़े बड़े इदारे खरीदो फरोख्त करते हैं, और फिर हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को समझकर इन पर उनके साथ बाय या सेल करने की कोशिश करते हैं। उससे हमें फायदा ये होता है, एक तो हम लोग बेहतर वक्त पर एंट्री ले सकते हैं, राइट साइड एंट्री ले पाते हैं और अपनी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा पाते हैं। सो आपको समझ आया एसएमसी मीन क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। स्मार्ट मनी बोला जाता है बड़े बड़े मगरमच्छों को, और वो जो तरीका इख्तियार करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसी को कॉपी करके मार्केट के चार्ट को एनालाइज करना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये आपको इंशाल्लाह हम लोग अगली क्लासेस में मुकम्मल समझाएंगे। अब एक्चुअल जो हमारा आज का पॉइंट था वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ, बट अभी क्लास को छोड़िएगा मत, अभी मजीद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया हम लोगों ने बेसिक में आरएसआई क्यों यूज किया और अब उसको छोड़ क्यों रहे हैं। अब एडवांस जो हम लोग मेथड स्ट्रेटेजी तरीकेकार सीख रहे हैं, वो हमारा कौन सा है, वो है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी की तारीफ क्या है वो हम लोगों ने सीख ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक्स चार्ट क्या होते हैं, इनका मुकम्मल तारुफ, तारीख, साख्त और अहमियत। अब ये हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसको समझना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, आप लोगों ने चार्ट को एनालाइज करना है, चार्ट को पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें चार्ट सिलेक्ट कौन सा करना है। ये जो चार्ट हम लोग चार्ट चार्ट बोली जा रहे हैं, ये चार्ट एक्चुअली है क्या, पहले इसको समझेंगे तो फिर हम लोग चार्ट को एनालाइज कर पाएंगे, फिर हमें कुछ मालूम भी होगा। ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं, इसका मुकम्मल तारुफ, साख्त और अहमियत को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं, इनकी तारीख क्या है और मार्केट तज्जिए में इनका क्या किरदार होता है। कैंडलस्टिक चार्ट का तारुफ। ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी हम किसी चार्ट को देखते हैं तो हमारा असल मकसद ये होता है कि हम मार्केट की कीमतों की हरकत को सही तरीके से समझ सकें। ट्रेडिंग में हम लोग जब किसी भी चार्ट को देखते हैं, यानी किसी भी जॉब प्राइस चार्ट को ओपन करते हैं, तो उसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम मार्केट की कीमतों की हरकत को सही तरीके से देख सकें। अब इसके लिए डिफरेंट तरह के चार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह के फॉरेक्स मार्केट में लाइन चार्ट भी है, इसमें बार चार्ट भी है और इसमें कैंडलस्टिक चार्ट भी है। हमें जो इंतखाब करना है वो करना है कैंडलस्टिक चार्ट का। इन तमाम चार्ट्स में कैंडलस्टिक चार्ट को सबसे ज्यादा मुअस्सर और कारआमद समझा जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ कीमतों की मुकम्मल तफसील फराहम करता है, बल्कि मार्केट में खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान की नफ्सियात को भी जाहिर करता है। ये हमें इस चीज से भी आगाह रखता है कि मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा हैं, सेलर्स ज्यादा हैं, या मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है। अब देखो, जब भी आप लोग चार्ट अपना ओपन करते हैं ट्रेडिंग का, तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के आपको चार्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन ये देखो, ये एक बार चार्ट है। सेकंड वन ये लाइन चार्ट है। और थर्ड वन ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अब इन चार्ट्स में से हमें सिलेक्ट करना है कि एक्चुअली हम लोग किस चार्ट को देखकर मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास सबसे बेहतर, मौसर और आसान जो चार्ट है वो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है। हम लोग इस चार्ट का इंतखाब करेंगे, इस चार्ट में होने वाली नकलो हरकत को जानेंगे, समझेंगे। बाकी ये जो चार्ट्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये लाइन चल रही है, इसका हमें क्या नॉलेज मिलेगा, इससे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि कीमत इस घंटे के दौरान कितनी ऊपर या कितनी नीचे गई। इस तरह ये बार चार्ट है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा और बेहतरीन हमारे पास ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट होता है। कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग मार्केट की जो है वो नकलो हरकत को जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश लोग करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट हमें हर टाइम फ्रेम, जैसे 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या रोजाना में, ये वाजिया तौर पर बताता है। कैंडलस्टिक जो चार्ट होता है इसका जब हम इंतखाब करते हैं तो इसमें क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट का जब हम लोग इंतखाब करते हैं तो इसमें हमें हर टाइम फ्रेम, जैसे 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या रोजाना में, वाजिया तौर पर यह बताता है कि कीमत कहाँ से शुरू हुई,
कहां तक गई, कहां रुकी और किस सतह पर बंद हुई। बट अगर आप ये लाइन चार्ट में देखोगे तो वहां आपको इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई समझ नहीं आएगी। सो कैंडलस्टिक चार्ट में हमें हर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या रोजाना में ये वाज़ह तौर पर ये बताता है कि कीमत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गई, कहाँ रुकी और किस सतह पर बंद हुई। कैंडलस्टिक चार्ट की तारीफ, कैंडलस्टिक चार्ट की बुनियाद 18वीं सदी जापान के अंदर रखी गई थी। इसे मनी हिसा होमा नामी एक जापानी चावल के ताजिर ने मुतारिफ करवाया था। इसने ये महसूस किया कि कीमत का उतार चढ़ाव देखना काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि हम समझें कि ताजरान का इस पर कैसा रद्द अमल है। यानी उसने ये चीज जो है वो अपना सोची कि जस्ट मार्केट के अंदर बाइंग या सेलिंग यानी कीमत का बढ़ना या जो है वो कम होना न देखा जाए, बल्कि ये भी देखा जाए कि उसके ऊपर ट्रेडर्स का, ताजरान का कैसे रद्द अमल है। बायर्स मजबूत हो रहे हैं या सेलर्स मजबूत हो रहे हैं, बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं या सेलर्स इंटरेस्टेड हैं। तो उसने इसी जो है वो सोच को मद्देनजर रखते हुए, इस सोच के तहत उसने एक ग्राफिकल तैयार किया जिसमें कीमत के साथ साथ मार्केट के अंदर मौजूद ट्रेडर्स के जज्बात भी शामिल थे। यही तरीका बाद में कैंडलस्टिक चार्ट कहलाया और आज ये जदीद ट्रेडिंग का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है, और आज ये जदीद ट्रेडिंग का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास ये कैंडलस्टिक चार्ट कौन सा है और हम लोगों ने कौन से चार्ट के थ्रू मार्केट को जो है वो एनालाइज करना है। अब हम लोग जो है वो अपना यहाँ तक समझ चुके हैं कि हम लोगों ने कैंडलस्टिक चार्ट के थ्रू मार्केट को एनालाइज करना है, क्योंकि इसके अंदर हमें मार्केट की मिनट मिनट की अपडेट मिलती है। इसके अंदर हम लोग आसानी से मार्केट की तमाम तर मूव्स को देख पाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट का तार। अब कैंडलस्टिक चार्ट बोला किसे जाता है ये सुन लें, फिर हम सिंगल कैंडल की तरफ भी आते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली जब आप लोग अपना किसी भी करेंसी का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं, किसी भी करेंसी का जब आप लोग प्राइस चार्ट ओपन करते हैं, तो वहां पर जो कीमत ऊपर या नीचे जाती हुई डिफरेंट लकीरों के अंदर नजर आ रही होती है, वो जो लाइंस हैं, वो जो लकीरें हैं बेसिकली, वो मोमबत्ती की शेप में है। ये जो आप लोग जब भी किसी भी करेंसी का चार्ट ओपन करेंगे ना, 1 मिनट में यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर आप लोग जब भी किसी भी करेंसी का चार्ट ओपन करते हैं, तो ये जो चार्ट के अंदर आपको प्राइस मूवमेंट नजर आ रहा है, यानी कीमत कम होती है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आपको जिन लाइंस के जरिए नजर आ रही हैं, ये ग्रीन लाइंस या ये रेड लाइंस, ये लाइंस बेसिकली मोमबत्ती की शेप में होती हैं। दैट्स वाई हम इसको कैंडल्स या कैंडलस्टिक चार्ट का नाम देते हैं। बेसिकली हमारी लाइंस जो हैं, ये आप लोग देखें यहाँ पर, ये जो है वो मोमबत्ती की शेप में होती हैं। दैट्स वाई हम इनको कैंडल्स या कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास जब हम लोग मार्केट के अंदर चार्ट को ओपन करते हैं, तो ये वाली जो लाइंस हैं ये बेसिक मोमबत्ती की शेप में है, इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट का नाम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें, ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में कुछ समझ नहीं आता। इसी तरह बाकी भी चार्ट्स हैं, आप लोग यहाँ पर मजीद भी देख सकते हो, लेकिन हमने जो इंतखाब करना है वो कैंडलस्टिक चार्ट का ही करना है। अब आपको समझ आई कि आप लोगों ने किस जो है वो चार्ट का इंतखाब करना है मार्केट को समझने के लिए, उसकी प्रीवियस नकलो हरकत को देखने और नेक्स्ट जो है वो मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए। आपको समझ आया कि आप लोग कौन से चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। दानियाल, क्या आपको समझ नहीं आया, मुझे बताएं जरा। साउंड का इशू आपकी तरफ है, बाकी सबके पास क्लियर है। अगर मेरी तरफ से जो है वो इशू आएगा तो ये सबको आएगा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा दानियाल, मेरी आवाज का अगर इशू होता तो ये सबकी तरफ होता। आवाज मिस हो गई थी, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी आवाज मिस हुई है। और ये जो है वो मेरी तरफ से तो ओके था। आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास, मैं दोबारा बता दूं, दोबारा बता, हम लोग जब किसी भी करेंसी का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं,
हम लोग जब किसी भी करेंसी का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं, तो ये जो प्राइस चार्ट ओपन करते हैं इसमें जो लाइंस होती हैं ये मोमबत्ती के शेप में होती हैं। तो इन लाइंस को हम लोग कैंडलस्टिक का नाम देते हैं। ये हमारा कैंडलस्टिक या कैंडल चार्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी अप या डाउन साइड बार्स होती हैं, ग्रीन वाली या रेड वाली, तो ये मोमबत्ती की यानी जो है वो कैंडल की शेप में होती हैं। दैट्स वाई हम इनको कैंडल्स या कैंडलस्टिक का नाम देते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैंडलस्टिक की साख। ये तो हमें मालूम हो गया। यूनस, देखिए मैं आज ये इसका सबको आंसर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कौन सा मेथड बेस्ट है। तो एसएमसी प्राइस एक्शन ही है। एसएमसी कोई अलग चीज नहीं है। प्राइस एक्शन किसको बोला जाता है? मार्केट की नकलो हरकत को देखकर ट्रेड करना प्राइस एक्शन होता है। सो ये प्राइस एक्शन आप लोग सीखते हैं और इसका नाम एसएमसी है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक सिंगल कैंडल की साख को। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक सिंगल कैंडल की साख को, क्योंकि अगर हम लोगों को ये प्राइस चार्ट पढ़ना है, ये कैंडलस्टिक चार्ट को समझना है, पढ़ना है, तो हमें एक कैंडल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक कैंडल कैसे बनती है, कैसे इख्तिताम पजीर होती है। अगर हमें इस चार्ट को समझना है तो हमें एक कैंडल की साख भी मालूम होनी चाहिए। तब हम लोग चार्ट को आसानी से पढ़ पाएंगे, आसानी से हम लोग इसको जो है वो समझ पाएंगे। अगर आप मार्केट को बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आप लोग मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि एक मुकम्मल कैंडल कैसे बनती है, इसकी साख क्या होती है, और हमें इसमें कौन सी मालूमात देखनी होती हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को एक सिंगल कैंडलस्टिक के बनने का पूरा प्रोसीजर मालूम होगा तो देन ही आप लोग उसका मकसद, उसका मतलब समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि ये एक सिंगल कैंडल बनती कैसे है, तो आप लोग जो है वो अपना प्राइस चार्ट को नहीं पढ़ पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड या मार्केट के इशारों को नहीं समझ पाओ। सो अगर आपको मार्केट को बेहतर अंदाज में समझना है तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि एक मुकम्मल कैंडल कैसे बनती है, इसकी साख क्या होती है, और हमें इसमें कौन सी मालूमात देखनी होती हैं। हर एक कैंडल चार अहम पॉइंट्स पर, चार अहम कीमतों पर मुश्तमिल होती है। किसी भी मुकम्मल कैंडल के अंदर आपको चार चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले उसका ओपन, यानी अगर आप मुकम्मल कैंडल को, उसका जो है वो प्रोसीजर जानते हैं, एक मुकम्मल कैंडल कैसे बनती है, तो देन ही आप उसके बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं, उसको जो है वो पढ़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसके इशारों को समझ सकते हैं। सो एक मुकम्मल कैंडल के अंदर चार अहम पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ओपन। आपको मालूम करना होता है कि कैंडल कहाँ से ओपन हुई है, वो कौन सा पॉइंट है जहां से कैंडल ने आगाज किया है। नंबर दो, क्लोज, वो कीमत जहां कैंडल का इख्तिताम हुआ है। नंबर थ्री, हाई, उस टाइम फ्रेम के दौरान सबसे ज्यादा कीमत कहां तक गई है, उस टाइम फ्रेम के दौरान, उस कैंडल के दौरान मार्केट हाईएस्ट किस प्राइस तक गई है। लो, उस कैंडल के दौरान मार्केट सबसे नीचे कहां तक गई है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको किसी भी एक कैंडल के दौरान, सॉरी, किसी भी एक कैंडल में ये मालूम होगा कि वो कैंडल कहाँ से ओपन हुई, कहाँ तक गई और फिर कहाँ आकर खत्म हुई, तो देन ही आप उसके बारे में कोई राय कायम कर सकेंगे कि मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं या सेलर्स ज्यादा हैं, मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ ज्यादा जोर शोर है या नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर इन कैंडल्स से ही बाखबर नहीं होंगे तो आप लोग कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स, मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट हो रही है या डाउनवर्ड, तो आपको एक सिंगल कैंडल की साख को समझना होगा। एक सिंगल कैंडल, एक मुकम्मल कैंडल जो होती है उसके अंदर चार चीजें हमें देखनी होती हैं। एक उसका ओपन, दूसरा क्लोज, तीसरा हाई और चौथा लो। यानी आपको ये जानना होता है कि कैंडल कहाँ से ओपन हुई, कहाँ जाकर उसने हाई बनाया, कहाँ जाकर उसने लो बनाया, और कहाँ जाकर वो खत्म हुई। देन ही आप लोग उस कैंडल का कोई इशारा समझ पाओगे। देन ही आप उसके मकसद को, उसके मतलब को समझ पाएंगे। जब आपको ये चार अनासर समझ आ जाएंगे तो आप आसानी से ये पहचान सकेंगे कि मार्केट में बायर ज्यादा ताकत में है या सेलर्स का प्रेशर गालिब है। मौजूदा मार्केट की सूरत हाल यानी उसकी मौजूदा कंडीशन क्या है। देखो, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ।
अब हमारे पास यहाँ पर चार्ट में एक जो है वो कैंडल बनती है। अब आप इस कैंडल के बारे में कोई जनरल नॉलेज रखते ही नहीं है कि ये कैंडल कहाँ से ओपन हुई, कहाँ पर खत्म हुई, किस तरफ इसमें जो है वो अपना ज्यादा मूव हुआ। तो क्या अब आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि इस कैंडल के दौरान बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स? आपको मालूम ही नहीं है कि एक कैंडल शुरू कहाँ से हुई है, वो जा किस तरफ रही है, बस बनी हुई नजर आ रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैंडल के अंदर जो है वो अपना बायर्स हैं या सेलर्स हैं, मार्केट के अंदर अप साइड जो है वो रुझान है या डाउन साइड? इसमें नहीं मालूम होगा। क्यों? क्योंकि हमें कैंडल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते होंगे, हमें मालूम होगा कि कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज कहाँ है, तो फिर हम लोग बता सकेंगे कि हाँ मार्केट के अंदर बायर्स हैं या सेलर्स हैं, मार्केट के अंदर जो है वो अप साइड रुझान है या डाउन साइड रुझान है। ये हम लोग जो है वो अपना एक मुकम्मल कैंडल होने पर देख पाएंगे, एक मुकम्मल कैंडल होने पर जान पाएंगे। तो मुकम्मल कैंडल को हम लोगों ने कैसे जानना है? एक मुकम्मल कैंडल के अंदर हमें जो है वो हमेशा चार चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या? अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक मुकम्मल कैंडल के अंदर चार चीजें, चार पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो स्टूडेंट्स ड्राइंग कर रहे हैं आपका नाम यहाँ पर शो होता है। अगर आप मजीद इसी तरीके कार से क्लास में डिस्टरबेंस का बायस बनते हैं तो मैं आपको विदाउट वार्निंग क्लास से रिमूव कर दूंगा। सो बाद में आप लोग शिकायत मत कीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक कैंडल के अंदर चार चीजें कैसे होती हैं, ये उसका ओपन हाई लो क्लोज कैसे देखा जाता है। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों ने जब मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जब हम लोगों ने नेक्स्ट क्लासेस लेनी है, तो उसमें ये जो है वो आपकी क्लास बहुत ज्यादा आपको याद आएगी। सो अभी आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर समझ नहीं आए तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से मालूम। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रीन कैंडल को। ग्रीन कैंडल एक जो है वो अपना बाय की कैंडल समझी जाती है। वैसे तो आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग ग्रीन कैंडल यानी कि एक बाय की कैंडल की बात करते हैं। ग्रीन कैंडल एक बाय की जो कैंडल होती है, उसका ओपनिंग पॉइंट हमेशा नीचे की तरफ होता है। ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो भी नीचे की तरफ ही होता है। इसके बाद इसका जो क्लोजिंग होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी ऊपर की तरफ ही होता है। सो अब जब आपको इस कैंडल के ओ एच एल सी के बारे में, यानी ये इस कैंडल का हुआ ओ मीन ओपन, ये है इस कैंडल का एल यानी लो, ये है इस कैंडल का एच मीन हाई, और ये है इस कैंडल का सी मीन क्लोज। तो अब जब आप इस कैंडल के ओ एच एल सी के बारे में जानते हैं तो अब आपको मालूम है कि ये हमारे पास एक बाय की कैंडल है, मार्केट में मौजूद बायर्स ट्रेंड में है, मार्केट में बाय साइड जो है वो मूवमेंट हो रही है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक बाय की कैंडल है, मार्केट में ऊपर का रुझान है। इसके बरक्स हमारे पास यहाँ पर एक रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल जो है वो हमारे पास क्या है? रेड कैंडल जो है वो अपना ओपन जो होती है वो ऊपर से होती है। रेड कैंडल जो ओपन होती है ये ऊपर से होती है, इसका हाई भी ऊपर वाला होता है, और इस कैंडल का लो और क्लोज ये नीचे की तरफ होता है। सो यहाँ पर तो ये ओ एच एल सी बहुत सिंपल और आसान है। यहाँ पर तो ये ओ एच एल सी बहुत सिंपल और आसान है। बट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मार्केट में एक मुकम्मल इस तरह से मोटी कैंडल बने। बल्कि ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर हमें दो डिफरेंट टाइप्स की कैंडल देखने को मिलती हैं। हमें चार्ट के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स देखने को मिलती हैं। एक कैंडल हमारे पास ऐसी होती है जो सर तक पांव एक जैसी होती है, शुरू तक आखिर वो कैंडल इस तरीके कार से एक मोटी कैंडल होती है। अब इस तरीके कार से जो मोटी कैंडल हुई, इसका तो OHL से निकालना निहायत आसान होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें हमें मालूम है कि रेड कैंडल की ओपनिंग और हाई ऊपर है, क्लोज और लो नीचे। बाय की कैंडल का ओपन और लो नीचे है, हाई और क्लोज ऊपर है। बट मार्केट के अंदर इस मोटी कैंडल के साथ साथ कुछ ऐसी कैंडल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर ऊपर की तरफ, जिनके अंदर नीचे की तरफ, या ऐसी कैंडल्स होती हैं जिनके
या ऐसी कैंडल्स होती हैं जिनके दोनों तरीके तरफ इस तरीके कार से विक पाई जाती है। तो ये जो इस तरीके कार से ये जो डंडी वाली कैंडल्स होती हैं, इनके ओएचएलसी फाइंड आउट करना, इन कैंडल्स को समझना मुश्किल होता है। मार्केट में चार्ट में आप जब भी देखोगे आपको दो तरह की कैंडल्स मिलेंगी। एक या तो इस तरह से पूरी मोटी कैंडल्स, और दूसरी आपको इस तरीके कार से बारीक डंडी वाली। इनकी कोई कैंडल ऐसी होगी जिसके ऊपर डंडी होगी, कुछ के नीचे होगी, कुछ के दोनों तरफ। तो कुछ आपको इस टाइप की और कुछ इस टाइप की देखने को मिलेंगी। अब जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है ये तो निहायत आसान है, लेकिन ये जो सेकंड टाइप है ये थोड़ा मुश्किल है। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये बिग बारीक हिस्सा क्यों होता है और इसकी क्या जो है वो लॉजिक है। अब जरा इसको हम लोग समझते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि आप लोगों को मुकम्मल कैंडल का ओएचएलसी आसान है, लेकिन अब जो दूसरा हमारे पास जो है वो कैंडल्स हैं उनको समझते हैं। जी, एक कैंडल जो आपको चार्ट में देखने को मिलेंगी, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन आपको एक फुल बॉडी कैंडल पे देखने को मिलेगी। कैंडल का जो मोटा हिस्सा होता है उसे बॉडी कहते हैं। यह हिस्सा हमें ओपन और क्लोज प्राइस के दरमियान का फर्क जाहिर करता है। कैंडल का जो मोटा हिस्सा होता है इसे हम लोग कैंडल की बॉडी कहते हैं, और यह हिस्सा हमें ओपन और क्लोज प्राइस के दरमियान का फर्क जाहिर करता है। अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ हो, यानी क्लोज ऊपर हो, तो मार्केट में खरीदारों की ताकत दिखाई देती है। इसी तरीके कार से अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ हो, अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ हो तो क्लोज यानी उसका नीचे हो, तो मार्केट में फरोख्त कुनंदगान का दबाव जाहिर होता है। बॉडी हमें बहुत अहम मालूमात देती है कि मार्केट में कौन गालिब रहा और कीमत ने किस कीमत में हरकत की। बॉडी हमें बहुत अहम मालूमात देती है कि मार्केट में कौन गालिब रहा और कीमत ने किस सिमत में हरकत की। विक या शैडो क्या होती है? विक या शैडो क्या होती है? कैंडल के ऊपर और नीचे जो बारीक लकीरें होती हैं, इन्हें विक या शैडो कहा जाता है। ये हमें बताती हैं कि मार्केट ने इस टाइम फ्रेम के दौरान सबसे ज्यादा हाई और सबसे कम लो किस सतह तक हरकत की है। ऊपर की विक, ये जो ऊपर की तरफ कैंडल्स में विक बनती हैं, ये उस कीमत को जाहिर करता है जहां तक मार्केट में खरीदार कीमत को ले गए, लेकिन कीमत वहां बरकरार ना रह सकी। नीचे की विक, ये कीमत, ये वो कीमत दिखाती है जहां तक फरोख्त कुनंदगान कीमत को नीचे ले गए, मगर फिर से वहां से खरीदारों ने वापस को ऊपर को खींचा। विक हमें बताती है कि मार्केट का रिजेक्शन या रद्द अमल का अंदाज देती है कि मार्केट ने किन लेवल्स को कबूल नहीं किया और किन्हें मुस्तरद किया। अब देखें, मैं आप लोगों को यहाँ पर सादा लफ्जों में समझाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से क्लियर हो, और फिर मैं आप लोगों को इनके ओएचएलसी के बारे में भी आगाह करता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फुल बॉडी कैंडल को, क्योंकि चार्ट में आपको दो तरह की कैंडल्स देखने को मिलेंगी। सो हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ चार्ट पर। कैसे, समझे जरा। सबसे पहले हमारे पास चार्ट में कुछ ऐसी कैंडल्स होती हैं जो कि मुकम्मल मोटी कैंडल्स होती हैं। अब ये आज क्लास आपको बोरिंग लग रही होगी, बट कल जब मैं आप लोगों को लेक्चर पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, तो ये आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी। लेकिन ये कुछ बदतमीज लोग अभी भी क्लास में मौजूद है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग क्लास के अदब व एहतराम का ख्याल रखें। अब नेक्स्ट आप ड्राइंग करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर, ठीक है। अब आप लोगों को कल इस लेक्चर की अहमियत मालूम होगी। मोइज जाकिर, डोंट बी वरी, मैं अभी आपको रिमूव कर देता हूँ, सो आप जो है वो अपना नेक्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन भी नहीं कर पाए। 1 मिनट दीजिएगा, मुझे इन्हें रिमूव करने दें। डोंट बी वरी, आप ट्राई कर लें जितना पॉसिबल हो सकता है आपसे। जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो कैनल्स हैं, ये मोटे वाली और बारीक वाली बनती कैसे हैं, इनके लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोटी बॉडी वाली कैनल्स को। अब ये जो हमारे पास मोटी बॉडी वाली कैंडल्स होती हैं, ये कैसे बनती है। चार्ट के अंदर एक कैंडल ओपन हुई, और ओपन होते साथ ही ये एक सीमत में बढ़ती गई, यानी नीचे से मार्केट में एक कैंडल शुरू हुई, और शुरू होते साथ ही इसने ऊपर की तरफ अपना मूव करना शुरू किया, और वक्त आखिर तक
यानी आखिरी टाइम तक ये कैंडल उसी सीमत उसी डायरेक्शन में बढ़ती रही। तो जब कैंडल एक पॉइंट से शुरू होकर एक ही सीमत में बढ़ती रहे और अपने आखिरी वक्त तक उसी डायरेक्शन में बढ़ती रहे, तो ये कैंडल एक फुल बॉडी कैंडल बन जाती है। इसी तरीके कार से जब ऊपर से कैंडल एक नीचे की तरफ ऊपर एक कैंडल बने और वो नीचे की तरफ बढ़े, और इसका 1 घंटे यानी 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम ओपन है, हमारे पास 1 घंटे वाली कैंडल ओपन हुई और ओपन होते साथ ही ये नीचे आ गई और अपने आखिरी मिनट तक ये नीचे की तरफ ही हरकत करती रही, तो ये हमारे पास इस तरीके से फुल बॉडी कैंडल बनेगी। अब बात करते हैं हम उन कैंडल्स की जिनमें ऊपर या नीचे ये जो है वो डंडी बन जाती है। अब ये जो ऊपर या नीचे डंडी बनती है, ये क्यों बनती है समझे। मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर एक कैंडल बनी और बनते साथ ही इस कैंडल ने नीचे की जानिब मूव कर दिया। टाइम फ्रेम हमारे पास 1 घंटे वाला ही है। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम ओपन है, उसमें एक कैंडल बनी और बनते साथ ही ये नीचे आ गई। इस कैंडल ने 15 मिनट नीचे लगाए और फिर ये कैंडल फौरन रिवर्स होगी अपने एंट्री पॉइंट। अब ये कैंडल फौरन रिवर्स हुई एंट्री पॉइंट पर, और एंट्री पॉइंट पर जाकर ये कैंडल ऊपर की तरफ चली गई और ऊपर जाकर ये कैंडल खत्म हो गई। अब ये कैंडल शुरू यहां से हुई, इसने नीचे की तरफ लो तो लगाया, नीचे की तरफ ये कैंडल आई तो सही, लेकिन वहां रुक नहीं पाई, वहां ठहर नहीं पाई। तो अब ये कैंडल वहां पर ठहरी नहीं, बल्कि वहां से वापस पलट गई और ऊपर चली गई। तो अब ये जो नीचे की तरफ इसका मूव हुआ है, इस मूव को शो करने के लिए इसमें नीचे की तरफ एक डंडी एक विक बन जाती है, ताकि बाद में आने वाले लोग या मार्केट का जब हिस्टोरिकल डाटा चेक किया जाए, तो इस चीज का अच्छे से मालूम हो सके कि फला टाइम फला दिन फला वक्त के दौरान कीमत में इतना ज्यादा जो है वो अब कमी हुई थी, और फिर इस कमी के बाद दोबारा कीमत में चढ़ाव आया था। यानी ये जो हमारे पास कैंडल्स की विक बनती हैं, इनका मकसद मार्केट की रियल मूव को शो करना होता है कि एक्चुअली मार्केट ने इस कैंडल के दौरान कितनी ज्यादा डाउनसाइड या कितनी ज्यादा अपसाइड मूवमेंट की। दोबारा समझिए, चार्ट के अंदर 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम ओपन है, चार्ट में एक कैंडल बनी, बनते साथ ही ये कैंडल पहले 15 मिनट में नीचे आ गई, फिर ये कैंडल वापस ऊपर की तरफ चली गई। अब अगले 15 मिनट में ये कैंडल और ऊपर चली गई, जहां से ओपन हुई उससे भी ऊपर चली गई, और फिर नेक्स्ट 15 मिनट में ये कैंडल वापस आ गई और फिर इसने सारा टाइम अपने एंट्री सॉरी ओपनिंग पॉइंट के पास गुजार दिया। इसने फिर सारा टाइम ओपनिंग पॉइंट के पास गुजार दिया, और जब ये कैंडल खत्म होने का वक्त हुआ, तो ये कैंडल ओपनिंग पॉइंट के करीब खत्म हो गई। अब ये कैंडल ने ऊपर भी मूव किया है, नीचे भी मूव किया है, लेकिन वहां पर इसका मोटा ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैंडल वहां तक गई है फिर वापस मोड़ आ गया है। तो इसने ऊपर और नीचे की तरफ जो हरकत की है, जो मूव किया है, जहां पर ये कैंडल गई तो है लेकिन वहां पर रुकी नहीं है। तो वहां पर ये कैंडल की बॉडी तो नहीं रहेगी, लेकिन इसके फुटप्रिंट्स यानी इसके निशान रह जाएंगे, जो कि हमें हिस्टोरिकल डाटा देखने के काम आएंगे कि इस कैंडल के दौरान इस वक्त के दौरान मार्केट में इतना डाउनसाइड मूव हुआ था, इतना अपसाइड, और फिर ये कैंडल फाइनली यहाँ पर क्लोज हुई थी। तो ये जो हमारे पास कैंडल्स के दौरान कैंडल्स जो है वो हमारे पास स्टार्ट होती हैं, इनके दौरान मार्केट में जो ऊपर और नीचे मूव होती है और मार्केट वहां रुक नहीं सकती बल्कि वहां से वापस पलट जाती है। तो ऐसे पॉइंट्स जिन पर मार्केट मूव तो करे लेकिन वहां से फिर वापस पलट जाए, उन पॉइंट्स पर फिर मार्केट की मूव को शो करने के लिए ये कैंडल्स बारीक डंडी या विक बनाती हैं, जिसके थ्रू हम लोग राइट हिस्ट्री मार्केट की जान सकते हैं, मार्केट का राइट मूव जान पाते हैं। क्या आपको पॉइंट समझ आया विक वाला? ये विक बनने की थ्योरी क्या है, विक ये कैंडल्स में क्यों बन वीक इसलिए बनती हैं क्योंकि ये जो है वो हमारे पास कैंडल्स के फुटप्रिंट के तौर पर काम करती हैं। यानी ये ऐसे पॉइंट्स पर बनती हैं जहां तक मार्केट ने मूव किया, कैंडल जो है वो गई लेकिन वहां रुकी नहीं। अब वहां रुकी नहीं तो इसका ये मतलब थोड़ी उसको खाली छोड़ देंगे, मार्केट तो वहां तक गई है। तो उस जो है वो मूव को कैप्चर करने के लिए, वाजिया करने के लिए वहां बारीक डंडी बारीक विक बन जाती है, जो कि बाद में मार्केट का हिस्टोरिकल डाटा देखने के काम होती है। तब आप लोगों को दोनों कैंडल्स की जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओ एच एल सी को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओ एच एल सी को जल्दी से, और फिर एक दो कैंडल्स का मैं आप लोगों को चार्ट पर भी दिखाता हूँ और फिर हम लोग जो है असाइनमेंट की बात करते हैं। देखो, अब जो हमारे पास इस तरीके कार से मोटी कैंडल्स होती हैं, इनका हाई लो ओपन और क्लोज ये तो बराबर होता है। देखो, ये हमारे पास एक जो है वो हमारी ग्रीन कैंडल की हम बात कर रहे हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये शुरू कहाँ से होती है? नीचे से होती है।
और इसका सबसे निचला हिस्सा लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? क्योंकि इसने नीचे विक नहीं लगाई तो इसका लोएस्ट पॉइंट भी यही है। इसी तरीके कार से ये ग्रीन कैंडल बंद कहाँ होती है? ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाकर बंद होती है। और इस कैंडल में ऊपर क्योंकि विक नहीं है तो इसका हाईएस्ट पॉइंट भी यही वाला हिस्सा होता है। फिर बात करें रेड कैंडल की तो उसमें भी सेम है, क्योंकि रेड कैंडल में भी कोई विक नहीं है तो ये कैंडल रेड कैंडल यानी सेल की कैंडल कहाँ से ओपन होती है? ऊपर से। और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा तस्वर होगा? ये जहां से ये शुरू हुई, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। फिर इसी तरीके कार से कैंडल नीचे जहां आकर रुकी, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट, और इसका लोअर्स पॉइंट कौन सा है? यही है, क्योंकि सबसे नीचे ये यहां तक ही आई है। अब यहां तक तो ये इजी है, बट ऐसी कैंडल्स जिसमें ये विक्स होती हैं वहां क्या करना होता है? तो अब हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास पहले ये कैंडल और फिर ये, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस कैंडल को अंडरस्टैंड करें। हमारे पास ये जो है वो ग्रीन कैंडल है, ये ओपन कहाँ से हुई? ये इस नीचे की तरफ इस बॉडी वाले हिस्से से हुई। ये था इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, ठीक है, जहां ये मोटा हिस्सा शुरू हो रहा है ना। बाय की कैंडल है तो नीचे की तरफ जो मोटा हिस्सा है ये है इसका ओपनिंग पॉइंट। ये देखो ओपन। अब इस कैंडल का क्लोज कहां पर है? इस कैंडल का क्लोज ये ऊपर की तरफ है। बाय की कैंडल है तो क्लोज हमेशा ऊपर रहेगा। ये इस कैंडल का हो गया क्या? ये इस कैंडल का क्लोज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। नीचे की तरफ इसका ओपन, ऊपर की तरफ अब ये इसका क्लोज है। अब देखो इस कैंडल का हाई और लो का। इस कैंडल का लो ये नहीं है, बल्कि इस कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है। ये इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है। ये देखो ये वाला इस कैंडल का लो पॉइंट है, ना कि वो ऊपर वाला। तो अब ये डिफरेंट हो गया ना इनसे। ये पिछली से देखो अब डिफरेंट हो गया। ये इसका लो है। हाई में क्योंकि इसकी विक नहीं है तो हाई इसका फिर यही सेम रहेगा। हाई में क्योंकि विक नहीं है तो इसका हाई ये फिर सेम रहेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास इसका हाई यहाँ पर मौजूद है। ये देखो ये इसका क्लोज और हाई, ओपन और लो यहाँ डिफरेंट हो गया। अब इसी तरह से ये दूसरी कैंडल का समझो। अब ये दूसरी कैंडल का समझो। अब ये हमारे पास रेड कैंडल है। सो रेड कैंडल मीन सेल की कैंडल समझी जाती है। अब सेल की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहाँ होगा बताओ जरा? सेल की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ऊपर होगा। सेल कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहाँ होगा? ऊपर। ये है इसका ओपन, ठीक है, क्योंकि सेल की कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर होता है। ये है इसका ओपन। फिर इस कैंडल का क्लोजिंग कहां पर है? ये बिल्कुल ओपन के साथ जो मोटा हिस्सा खत्म हो रहा है ये इसका क्लोजिंग है। ये जो ओपनिंग के साथ ही इसका मोटा हिस्सा खत्म हो रहा है ये है इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट। ये देखो ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। सॉरी क्लोज लिख दिया। फिर इस कैंडल के अंदर इसका हाई और लो कौन सा है? ये देखो कैंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा ये है। कैंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा ये है। सो इसका हाई कहां पर हुआ? ये इस कैंडल का हाई हुआ। ये इस कैंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा यानी हाई है। और इसी तरीके कार से ये इस कैंडल का सबसे निचला हिस्सा यानी कि लो है। अब ये हमारे पास इस तरीके कार से कैंडल का हाई लो जो है वो देखा जाता है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को समझ, सॉरी, ये इसका लो है। ये इसकी अहमियत आप लोगों को अगली क्लासेस में मालूम होगी। अभी थोड़ा आप लोगों को ये फील हो रहा होगा काफी बोरिंग है, बट अब अगली क्लासेस में आपको प्रॉपर समझ आएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो इन कैंडल्स का हाई लो डिफरेंट हो गया। सेल की कैंडल है सो हाई सबसे ऊपर, ओपन। सेल की कैंडल का ऊपर से है, क्लोज नीचे और लो ये। अब इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना चार्ट पर समझते हैं। अब इनको हम लोग यहाँ पर चार्ट पर समझते हैं और उसके बाद असाइनमेंट को डिस्कस करके क्लास को खत्म करते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो लाइव चार्ट में समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक मुकम्मल कैंडल है, मोटी कैंडल है। ये एक पाई की कैंडल है, इसको समझें जरा। ये एक पाई की कैंडल है, इसको समझें। अब यहाँ पर ये कैंडल देखें, ये कौन सी कैंडल है? एक पाई की कैंडल। अब पाई की कैंडल कहाँ से ओपन होती है? पाई की कैंडल कहाँ से ओपन होती है जरा मेरे साथ दोहराएं। पाई की कैंडल हमेशा लो से शुरू होती है, नीचे से। ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये इसका ओपनिंग है। अब इस कैंडल में विक है? नहीं, इस कैंडल में विक नहीं है। इसका सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? इसका सबसे निचला हिस्सा यही है। सो इसका ओपन और लो जो है वो अपना इक्वल है। सो इसका ओपन और लो यहाँ पर इक्वल है। ओपन भी यही है और लो भी इसका यही है, क्योंकि इसमें विक नहीं है। फिर उसके बाद इसमें ऊपर की तरफ देखें, यहाँ है इस कैंडल का क्लोजिंग जहां ये मोटा हिस्सा है।
ये है इस कैंडल का क्लोजिंग, और ये इसका ऊपर की तरफ हाई है, सबसे ऊंचा हाई ये है इसका हाई। नीचे है उसका क्लोजिंग और ऊपर की तरफ ये है इसका हाई। ये देखो क्लोज और हाई इसका डिफरेंट है, आप देखो ये इसका हाई और क्लोज डिफरेंट है। फिर इसी तरीके कार से एक और कैंडल को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस कैंडल को, ये जो कैंडल बनी है सेल की कैंडल। अब सेल की कैंडल है तो इसका ओपनिंग पॉइंट कहाँ होगा, सेल की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये खड़ा है, ये इसका ओपन है। फिर उसके बाद इसका जो है वो क्लोज कहाँ पर है, ये इसका क्लोज है, जहां मोटा हिस्सा नीचे तक ये इसका क्लोज है। फिर उस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है जी, ये इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है। फिर इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जी, ये इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है। तो अब देखो इस कैंडल का हाई लो क्लोज बाकी सबसे डिफरेंट हो गया। अब देखो इस कैंडल का हाई भी डिफरेंट है, लो भी डिफरेंट है, क्लोज भी डिफरेंट है, तो ये सबसे डिफरेंट हो गया ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैंडल कहाँ ओपन हुई, कहाँ तक उसने हाई बनाया, कहाँ लो बनाया और कहाँ आकर उसकी क्लोजिंग हुई। क्योंकि मार्केट का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे यानी इस चार्ट को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि कैंडल कहाँ बंद हुई है। अब हमें यह भी ना पता हो कि कैंडल कहाँ बंद हुई है तो हम लोग चार्ट को नहीं समझ पाएंगे। ये हमारे पास ये कैंडल की साथ का मालूम होना आपको जरूरी है, यानी ओ एच एल सी आपको मालूम होना जरूरी है। अब हम लोग असाइनमेंट्स की बात करते हैं। असाइनमेंट्स हमारी आज की जो है वो अपना दो रहने जा रही हैं। अब हम लोग असाइनमेंट्स की बात करते हैं। आज की हमारी इस क्लास की जो असाइनमेंट्स हैं वो दो रहने जा रही हैं, एक प्रैक्टिकल और एक हमारी जो है वो अपना क्या होगी, एक हमारी रिटर्न में होगी। आज की हमारी इस क्लास की जो असाइनमेंट्स हैं वो दो हैं, एक प्रैक्टिकल और एक हमारी रिटर्न में होगी। रिटर्न के अंदर जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोग स्मार्ट मनी की सॉरी एसएमसी कॉन्सेप्ट की तारीफ लिखेंगे। रिटर्न के अंदर जो आप लोगों की असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोग लिखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। रिटर्न के अंदर आप लोगों की जो असाइनमेंट है जो आप नोटबुक पे लिखेंगे या कोई भी आप लोग जो है वो अपना इस तरीके का से एक चार्ट रेडी कर लेंगे, उसके ऊपर आप लोग जो है वो लिखेंगे क्या, उसके ऊपर आप लोग लिखेंगे स्मार्ट मनी क्या होता है, स्मार्ट मनी की तारीफ। फिर नंबर दो पर हमारे पास जो प्रैक्टिकल में असाइनमेंट है वो ये है कि आप अपना डिफरेंट कैंडल्स के ओ एच एल सी मार्क करके दिखाएंगे। वो कैसे मार्क करना है, आपने ऐसा करना है कि चार्ट अपने पास ओपन कर लेने हैं। चार्ट ओपन करने के बाद ब्रदर अगर आप एक बार क्वेश्चन करते तो मैं आपको वलीद जल्दी आंसर कर देता, बट अभी मैं आपको लास्ट में आंसर कर दूंगा। एक बार क्वेश्चन करना इनफ होता है, ठीक है, आप एक बार करते मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। बार बार सेंड करने से मुझे डिस्टरबेंस नहीं होगी बट बाकी सबको जरूर होती है क्योंकि चार्ट पर ये सारा कुछ शो। अच्छा, अब हम लोग सेकंड अपनी असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। सेकंड जो हमारे पास असाइनमेंट है वो क्या है। सेकंड असाइनमेंट हमारी ये है कि आप लोग चार्ट के ऊपर डिफरेंट कैंडल्स को मार्क करोगे और उनके ओ एच एल सी निकाल कर जो है वो दिखाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल को मार्क किया पहले रिक्टेंगल से और इसका ये ओ एच एल सी निकाल कर दिखाया। फिर इसी तरीके कार से यहाँ मैंने इस बेरिश कैंडल को मार्क किया, रिक्टेंगल से कैंडल वाजिया हुई कि मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ और फिर मैंने इसका ओएचएलसी निकाल कर दिखाया। तो आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट रिटर्न में स्मार्ट मनी की तारीफ है और सेकंड असाइनमेंट प्रैक्टिकल में आप लोग डिफरेंट दो या दो से ज्यादा बुलिश कैंडल के और दो या दो से ज्यादा बेरिश कैंडल्स को इस तरीके का से पहले रिक्टेंगल से हाईलाइट करेंगे, फिर उनके ओ एच एल सी निकाल कर दिखाएंगे। दोनों असाइनमेंट की समझ आई। पहली असाइनमेंट स्मार्ट मनी की तारीफ, दूसरी असाइनमेंट प्रैक्टिकल चार्ट पर आए, एक कैंडल बाय की और उसको इस तरीके कार से रिक्टेंगल से मार्क करो, फिर इस तरीके कार से ये लाइंस लगाकर ओपन हाई लो क्लोज इसका मार्क करें। फिर इसी तरीके कार से एक और कैंडल पकड़ें, उसके ऊपर बीच है वो रिक्टेंगल से हाईलाइट करें और उसका ओ एच एल सी निकाल कर दिखाएं। बुलिश मीन बाय की कैंडल और बेरिश मीन सेल की कैंडल। असाइनमेंट रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लें। एक असाइनमेंट रिटर्न में जिसमें आप एसएमसी की तारीफ लिखेंगे, दूसरी असाइनमेंट प्रैक्टिकल में होगी जिसमें आप दो डिफरेंट बुलिश कैंडल के ओएचएलसी मार्क करोगे और दो डिफरेंट बेरिश कैंडल्स के ओएचएलसी मार्क करके दिखाएंगे।
और आप लोगों ने ये असाइनमेंट रेडी करके कल जो है वो चेक करवानी है। याद रहे ये दोनों असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सो इनको मिस मत कीजिएगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी कि ये जो हमने आज सीखा है ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। कल पासवर्ड लगेगा, आज पासवर्ड नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।